प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एसएसटी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि एसएसटी में आपकी 3 बुक्स हैं, जिसमें एक आपकी हिस्ट्री है, दूसरी आपकी ज्योग्राफी है और तीसरी आपकी सिविक्स है ना। हिस्ट्री को हम लोग इतिहास कहते हैं, तो आपको पता है एक बुक आपकी इतिहास है, दूसरी आपकी भूगोल है जिसको हम आज पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर, ठीक है, और तीसरी बुक जो है आपकी वो सामाजिक विज्ञान है, जिसको हम राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 बुक्स हैं आपकी लोकतंत्र वाली, है ना, लोकतांत्रिक जीवन। तो ये वाली जो आपकी बुक है ये आपकी ज्योग्राफी की बुक है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी की बुक का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो को हम कैसे करेंगे। पहले हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको जानेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आंसर्स मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, ताकि अगर आपको करना हो तो आप अपनी कॉपी में भी यहाँ से देखकर कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, आपका आज का जो चैप्टर है वो सिर्फ एक वर्ड पे है, वो वर्ड है, वो शब्द है पर्यावरण। तो आप लोग बताइए कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। क्या होता है बेटा, हम जो खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, है ना, जो भी काम हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है ना। पर्यावरण हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये ना हो, एटमॉस्फेयर ना हो, पर्यावरण ना हो, इन्वायरमेंट ना हो, तो क्या होगा, हमारी ज़िंदगी नहीं होगी, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इसके द्वारा मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कहानी टाइप की दी गई है कि बहुत समय के बाद रवि जब स्कूल जा रहा था, उसने देखा कि स्कूल के निकट वाले जो खेत का मैदान है, वहाँ पे खेलने का जो मैदान था, वहाँ पे खुदाई हो रही थी, है ना। अब क्या है, वहाँ पे फ्लैट बनने जा रहे थे, तो उसे लगा कि भाई ये तो हमारा खेल का मैदान है, अब ये क्यों ख़त्म हो रहा है, यहाँ फ्लैट क्यों बन रहे हैं यहाँ। फिर वो सोचता है कि यहाँ की घास कितनी अच्छी थी, फूल थे, यहाँ हम खेलते थे, तितलियाँ भी आती थी, सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब उसे लगा, देखिए, जब हमें किसी चीज़ से प्यार हो जाता है, जब हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है, तो फिर अगर वो हमसे दूर होती है तो हमें रोना आता है ना। ज़ाहिर सी बात है, आपका कोई फेवरेट टॉय हो, वो टूट जाए तो आप कितना रोते, नहीं मुझे जोड़ के दीजिए, है ना। सेम इसी तरह से क्या है कि अब वो बच्चा वहाँ खेलता था, स्कूल से छुट्टी होने के बाद या ट्यूशन से आने के बाद वो वहाँ खेलने जाता होगा, ज़ाहिर बात है। लेकिन अब जब वो सब वहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो वो कहाँ खेलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कहाँ उसको मतलब खेलने का मौका मिलेगा, कहाँ उसे खूबसूरत खूबसूरत बटरफ्लाइज मिलेंगी, है ना। तो इसलिए वो रोने लगा। फिर उसके बाद उसने जाके अपने टीचर्स को, अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताई। ठीक है, तो फिर उसने अपने टीचर से पूछा कि मैम ये बताइए कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, तो टीचर ने बताया कि वो चीज़ें जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो पर्यावरण है। चाहे वो किसी का घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मेज़ हो, चाहे वो सड़क हो, कुछ भी हो, हर चीज़ पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, इसी तरह से वो काफ़ी देर तक अपने टीचर्स से और अपने दोस्तों से बात करता रहता है। तो उसके बाद मेन जो आपका शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। 2 ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा जो मानव है वो तो मतलब खुद एक घटक है ना। लेकिन मेन जो होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक और दूसरे होते हैं मानव निर्मित। मेन इम्पॉर्टेंट जो है आपके वो 2 हैं। तो देखिए, प्राकृतिक हम उन्हें कहते हैं जो हमें अल्लाह मियाँ भगवान गॉड के द्वारा दी गई हैं, जैसे कि पानी, है ना, हवा, ज़मीन, और जो आपका जैव मंडल है पूरा, ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह के द्वारा, गॉड, भगवान, जिन्हें भी आप बिलीव करते हैं उनके द्वारा हमें दी गई हैं, है ना। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो मानव निर्मित में आप देखेंगे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। तो ये क्या अल्लाह मियाँ ने या भगवान ने या गॉड ने बनाया है? नहीं, ये हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है ना। ये अलग बात है कि हमें इतना दिमाग, हमें इतनी समझ, सोच किसने दी? वो तो हमें गॉड ने ही दी, है ना। लेकिन उसको इस्तेमाल करना और उससे इस्तेमाल करके ये बनाना, ये हमने बनाया है। ठीक है, ये कहलाता है पर्यावरण। अब अगर हम बात करें मानव की, तो मानव खुद पूरा का पूरा एक पर्यावरण है। तो देखिए, मानव में कैसे होते हैं, एक व्यक्ति हो सकता है अकेला, एक परिवार हो सकता है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे हों, है ना। एक पूरा समुदाय हो सकता है, जैसे कोई एक ग्रुप, जैसे कास्ट सिस्टम टाइप से हम कह सकते हैं, है ना। कोई एक ग्रुप के, ये इस ग्रुप के लोग हैं, ये इस ग्रुप के लोग हैं, है ना।
उसके बाद धर्म के अकॉर्डिंग भी हम मान सकते हैं। शिक्षक है ना, शैक्षिक यानी कि स्कूल वाला, फिर उसके बाद आर्थिक भी हो सकता है, मार्केट वगैरह, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक स्थिति भी होती है। ये सब आपके मानव हैं जो कि इंसानों से जुड़ के बने, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रकृति है उसमें 2 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। एक जो होता है वो आपका जीवनी होता है, दूसरा अजीवी होता है, ठीक है। अब आप सब जानते हैं बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। साइंस में आपने ये सब पढ़ा होता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें, है ना। तो देखिए सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप, जंतु, ये सारी चीज़ें जो हैं गॉड की, देखिए दोनों दी गॉड की तरफ से ही हैं, लेकिन क्या है, एक में जान है और एक में जान नहीं है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, क्योंकि देखिए वो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, खाना खाते हैं, मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। तो क्या है, इनके अंदर जान है। वहीं अगर आप बात करें पानी की या ज़मीन की या मिट्टी की या हवा की, तो उनके अंदर जान नहीं है। क्या पानी रखे रखे बढ़ता है? क्या हवा, मिट्टी जो है वो रखे रखे बहुत सारी हो जाती है? नहीं ना। या वो मरती है? नहीं मरती। तो इस तरह से जो हमें प्राकृतिक चीज़ें मिली हुई हैं, जो हमें गॉड गिफ्टेड है, वो भी 2 प्रकार की होती है। एक जीवनी होती है और दूसरी अजीवनी होती है, ठीक है। तो अब दोनों हमने पता कर लिया क्या होती है। अब देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि पर्यावरण किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ से लिखेंगे किसी भी जीवित प्रणाली के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, है ना। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण में अगर हम बात करें तो पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीवी और आजीवनीय दोनों तरह के प्रणाली हैं, जो कि हमने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अब पहले यहाँ पे बताएंगे कि प्राकृतिक, वो आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप का दिया था, ठीक है। अब यहाँ आपको डिटेल में बताएंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। तो देखिए आप सब जानते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जिसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना, खुद इंसान, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। अब जो पर्यावरण, अब मिट्टी से जो चीज़ बनी है, सबसे ऊपरी कठोर परत जिस पे हम रहते हैं, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। ये हमने 6th क्लास में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप एक बार 6th क्लास की वीडियोस भी देख सकते हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या क्या होता है, चट्टानें होती हैं, खनिज होती है, मिट्टी होती है ना, ये सारी चीज़ें। अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद स्थल मंडल में क्या क्या हम कर सकते हैं, कृषि, वन होते हैं, कृषि होती है, मानव बस्तियाँ होती है। भाई जो ज़मीन वाला हिस्सा है वहाँ पे यही सब चीज़ें हैं ना आपकी, भाई जो ज़मीन है उसी पे हम वन लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर ही आपकी जो भी बस्तियाँ वगैरह हैं, घर वगैरह बनाए जाते हैं। यस और नो? यस, है ना। घास के मैदान, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बताते हैं कि जो जल है, अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको एक डायग्राम दिया गया है पर्यावरण के क्षेत्र, तो यहाँ देखिए आपको दिखाया गया है जल मंडल जो पानी से रिलेटेड है, वायुमंडल जो हवा से रिलेटेड है, और स्थल मंडल जो आपका ज़मीन से रिलेटेड है। और जहाँ पे ये तीनों चीज़ें आके मिलती हैं वहाँ पे ज़िंदगी संभव हो जाती है, वहाँ पे जीवन संभव हो जाता है। और जहाँ पे जीवन संभव होता है उसे हम जैव मंडल कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो जल वाला क्षेत्र है उसे हम जल मंडल कहते हैं। इसके विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, जैसे नदी, झील, समंदर, महासागर आदि, है ना। इसी तरह से बताते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली परत फैली हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, है ना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी है चारों ओर, जो इसको वायुमंडल को थामे हुए है, ठीक है। इसमें हानिकारक किरणों जो होती है सूरज की, वो आने से रोकते हैं। तो इस तरह से ये आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपका आता है जैव मंडल। तो बताते हैं जहाँ पे पादप, जीव जंतु मिलकर जो भी सजीव चीज़ें हैं वो एक समाज का निर्माण करती हैं, एक संसार का निर्माण करती हैं, उसको ही हम लोग जैव मंडल कहते हैं। यहाँ पे स्थल, जल और वायु तीनों लोग मिलकर जीवन को संभव करते हैं, ठीक है। अब आता है पारितंत्र। तो अब पारितंत्र क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको साइड में ही थोड़ी सी डेफिनेशन दे रखी है कि पारितंत्र किसे कहा जाता है। तो बताते हैं कि वह तंत्र जिसमें सब लोग, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हों, है ना, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और एक दूसरे के साथ भौतिक संबंध बनाते हैं, ठीक है। चाहे वो रासायनिक हो, चाहे वो भौतिक हो, और एक दूसरे के साथ आपस में क्रिया करते हैं, साथ में रहते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा भी मिलती है और खाने के लिए पदार्थ वगैरह भी मिलते हैं। तो ये जो पूरा एक तंत्र चलता है इसको हम लोग पारितंत्र कहते हैं। यानी कि अब देखिए मैं आपको सरल शब्दों में बता देती हूँ, जैसे कि
ज़मीन है, ठीक है। देखिए ये बहुत आसान तरीका है, आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। जैसे ये ज़मीन है, ठीक है। ज़मीन के नीचे क्या होती है, सब मिट्टी होती है, मिट्टी में पोषण होते हैं, जिसके बाद ऊपर एक अच्छा सा पेड़ निकलता है, ठीक है। अब जो पेड़ होता है तो पेड़ की पत्तियां जो है वो कौन खाता है, वो कोई ना कोई जानवर खाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जानवर खाते हैं तो उन जानवरों को फिर हम खा लेते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, फिर उन जानवरों को वो लोग खा लेते हैं। या अगर हम बात करें तो जो वेजिटेरियन है वो डायरेक्ट उन पत्तियों को खुद से खा लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर जब हम मरते हैं, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, जब हम मरते हैं तो कुछ लोग ज़मीन के अंदर ही दफन हो जाते हैं। तो जब आप ज़मीन के अंदर ही दफन होते हैं तो क्या है कि आपके अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो फिर जाके ज़मीन में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक चक्र चला। या अगर जो नॉन वेजिटेरियन मतलब वेजिटेरियन है तो उनको जलाया जाता है। अगर उनको जलाया जाता है तो इनडायरेक्टली उनकी जो राख होती है, राख भी बहुत ज़्यादा मतलब उपजाऊ होती है, बाद में खाद बन जाती है, तो उसको भी लाके मिलाया तो मिट्टी में ही जाता है इनडायरेक्टली। तो क्या होता है कि इंसान के अंदर जो भी पोषक तत्व थे वो ज़मीन में आ जाते हैं, फिर ज़मीन अच्छे से हो जाती है, फिर उसमें नया पेड़ निकलता है, फिर उसको इंसान जानवर खाते हैं, फिर वो मरते हैं तो फिर वो उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हम मान लें कि उन जानवरों को हमने नहीं खाया, तब भी वो जानवर मरते हैं तो वो भी जाके मिट्टी में ही दफन होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक जानवर था, इस जानवर ने इस घास को खाया, अगर हम इस जानवर को नहीं भी खा रहे हैं तो भी क्या होगा, ये जानवर एक ना एक दिन मरेगा और मर के फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस तरह से फिर उससे पेड़ निकलेगा। तो ये जो तंत्र चल रहा है ये हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। तो देखिए यहाँ आप पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ आपको, क्योंकि फिर जो आपकी वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग कहते हैं मैम ने इतना लंबा पढ़ाया, है ना। तो इसी तरह से यहाँ आपको बता दिया, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बताया गया है, प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि हम पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो आप बता देंगे हम 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए मानवीय पर्यावरण जो है, यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित है, तो उसमें क्या क्या है, देखिए आपको पता है कि सड़क निर्माण, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, ठीक है। इसके अलावा हम मान के चलते हैं कि फसल को उगाना, यानी इन देखिए कुछ जो पेड़ पौधे हैं वो प्राकृतिक है, कुदरती तौर पर निकल आते हैं, ठीक है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बारिश का मौसम आता है, बहुत सारे पेड़ पौधे हमारी घरों की छतों पर निकल आते हैं, टंकी के पास निकल आते हैं, जो वाटर टैंक होता है ना, या फिर हमारे घर के बाहर दहलीज पर निकल आते हैं, वो नेचुरल हैं, हम उनके लिए कोई भी बीज नहीं बोते, ठीक। लेकिन कुछ पेड़ पौधे क्या, बहुत सारे आपने ऐसे देखे जिनके लिए बाकायदा खेती की जाती है या पूरी तरह से बागबानी की जाती है, मतलब पूरे पेड़ लगाए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, उनकी सिंचाई की जाती है पूरे प्रॉपर वे में, है ना। तो ये क्या है, ये हम खुद कर रहे हैं ना, और किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कैसे, हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड्स है, उनको कैसे पूरा करेंगे, है ना। इसी तरह से पशु पालना, हम पशु पालते हैं, पशु भी किस लिए पालते हैं कि भाई जो नॉन वेजिटेरियन है वो पशु को अपने खाने वाने के लिए भी पालते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो देखिए एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोने के लिए भी हम पशुओं को पालते हैं, दूध लेने के लिए पशु को पाला जाता है, भाई बहुत सारे पशु ऐसे हैं ना जो हमें दूध देते हैं। इसके अलावा जो कुछ लोग हैं जो एग्स वगैरह भी खाते हैं, तो भाई इसलिए भी पालते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और यही सब चीज़ें जो है मानव निर्मित पर्यावरण का निर्माण करती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में आ जाता है कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, ठीक है, और इसका विकास कैसे हुआ। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि पहले ज़माने में करेंसी यानी पैसे नहीं चलते थे, ठीक है। तो क्या करते थे, आपने अपनी खेती करी, मैंने अपनी खेती करी, किसी और ने अपनी खेती करी, और हमारे दोस्तों ने अपनी खेती करी, सब अपनी अपनी खेती करते थे और अपने अपने आप खाते पीते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, अब एक ही इंसान सारी खेती तो नहीं कर सकता ना, कि अब आप सोचें कि मैं ही चावल भी बो दूँ, मैं ही रोटी, और मतलब रोटी के लिए गेहूँ भी बो दूँ, और मैं ही दाल भी बोलूँ, और मैं ही वेजिटेबल्स भी बोलूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। तो फिर क्या करते थे कि अब जैसे मान लीजिए मैंने जो है चावल बोए, राइस बोए, ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो आटा बोया, यानी गेहूँ के लिए आटा करा, है ना। इसके अलावा मान लीजिए आपकी किसी दोस्त ने दाल को बो दिया, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए मेरे किसी दोस्त ने कुछ वेजिटेबल्स को बो दिया,
ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हम क्या करते थे, मेरे पास आटा बहुत सारा है, आपके पास चावल बहुत सारे हैं, आपके दोस्त के पास बहुत सारी दालें हैं और मेरी दोस्त के पास बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। तो अब हम क्या करते थे आपस में, अब जैसे मैं क्या करूँगी, मैं आपको ना अपने पास से कुछ मतलब वो उन्होंने कुछ डिसाइड कर रखा था कि आप इतना देंगे तो हम आपको इतना देंगे। उसके अकॉर्डिंग मैंने मान लीजिए आपको 1 किलो आटा दिया, आपसे 1 किलो चावल ले लिए। तो अब देखिए, आपके पास आटा और चावल दोनों चीज़ें हो गई, मेरे पास भी आटा और चावल दोनों चीज़ें हो गई। ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने आटा इनको दिया और इनसे वेजिटेबल्स ले ली। तो अब मैं इनके पास आटा और वेजिटेबल्स हो गई और मेरे पास तीनों चीज़ें हो गई। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इनको अपना आटा दूँगी और इनसे दाल ले लूँगी। ठीक। तो अब मेरे पास आटा भी है, दाल भी है, चावल भी है और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां भी हैं। हो गया ना मेरे पास सब कुछ। मैंने मेहनत सिर्फ एक की और मुझे मिल 4 हो गए। सेम इसी तरह से आप सब, यानी कि ये जो है ये वेजिटेबल्स इन्हें देगा और इनसे चावल ले लेगा, है ना। ये इनको दाल देगा और इनसे इनको वेजिटेबल देगा और इनसे दाल वापस ले लेगा। ठीक। अब सेम ये क्या काम करेंगे, ये अब इन्होंने हमसे और इनसे तो कांटेक्ट कर ही लिया है, अब ये इसको चावल अपनी दालें दे देंगे और इससे चावल ले लेंगे। तो इस तरह से चारों के पास चारों चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि पहले ज़माने में करेंसी नहीं हुआ करती थी, तो वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता था। ठीक है। यानी मैंने आपको आटा दिया, आपसे चावल ले लिए, है ना। तो ये वस्तु के बदले वस्तु मैंने लिया, तो यही जो है ये वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता था। ठीक है। तो क्योंकि पहले ज़माने में मतलब इतने बड़े लोग, मतलब इतनी आबादी नहीं थी, इतनी हर चीज़ की खपत नहीं थी, इतनी डिमांड नहीं थी। ठीक है ना। तो इस तरह से बड़े सुकून से एक स्थिर ज़िंदगी चल रही थी। अब तो भाई बहुत ज़्यादा हाय हाय मच चुकी है हर चीज़ में, आप लोग भी देख रहे हैं कितनी सारी परेशानियां एकदम से आ चुकी हैं। ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि वस्तु विनिमय क्या है, इसको आप लोग एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए यहाँ आपका ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, वीडियो भी बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन मेरा मकसद वीडियो बड़ा करना नहीं, मेरा मकसद है कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ देखिए आपका का से लेके जा तक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अब हम इनके आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर शीट में ही डायरेक्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। साथ के साथ आप लोग अगर लिखना चाहें तो वहाँ से लिख भी सकते हैं। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन होता है, उसके 3 आंसर्स होते हैं, जिसमें से कोई एक सही होता है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका वो दिया गया है मैचिंग, और उसके बाद कुछ कारण बताइए दिए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आपका क्रियाकलाप दिया गया है, जो आपके अगर टीचर्स करवाते हैं तो आप करेंगे, अदरवाइज़ आप स्किप कर देंगे। चलिए, तो हम इन सबको आंसर शीट पे देखते हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। कि यहाँ आपको जो अभ्यास प्रश्न दिए गए थे उसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न लिखा है पायतंत्र किसे कहा जाता है, या पायतंत्र क्या है। तो देखिए आप इसका आंसर यहीं से सादा सिंपल लिख लेंगे, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, पायतंत्र कहलाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। ठीक है, ये आपने अभी तक समझ लिया, तो क्लियर है, अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक कहलाता है। यानी कि जो भी चीज़ें पृथ्वी पर मौजूद हैं उन सबको अगर हम इकट्ठा जोड़ें तो वो आपका पर्यावरण कहलाता है। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि पर्यावरण के मुख्य 2 प्रमुख घटक है, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो प्राकृतिक घटक में आपका क्या जाता है, खनिज, भूमि, है ना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और मानव निर्मित में क्या आता है, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क, स्कूल, फैक्ट्री, है ना, आदि। लिखने का मतलब ये है कि और भी बहुत सारे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा मानव निर्मित पर्यावरण पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। यानी आपको उन 4 उदाहरणों को बताना है जो मानव निर्मित हैं। तो हमें पता है मानव निर्मित का क्या मतलब है, जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। तो देखिए इसमें आप साधन लिख सकते हैं, संचार के साधन लिख सकते हैं, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क, है ना। इसके अलावा आप स्कूल, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, सड़क, पुल, फ्लाईओवर्स, ये सारी चीज़ें मानव निर्मित है ना। इसके अलावा यहाँ लिखा है स्थल मंडल क्या है। अब आप बताइए कि स्थल मंडल से आप क्या समझते हैं, स्थल मंडल क्या है। तो देखिए लिखा है पृथ्वी की ठोस पट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं।
जो कि ऊपरी लेयर है जिसमें चट्टानें, खनिज, ये सारी चीज़ें होती हैं और सबसे ऊपर उसके ऊपर मिट्टी की पतली लेयर लगी हुई होती है, परत होती है। इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये सारी स्थल आकृतियाँ शामिल की जाती हैं या आती हैं। ये स्थल आकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। यानी कि जो हम ये मान लीजिए ज़मीन है, उसके बाद ये आपका समुद्र है, तो अगर हम यहाँ पे जो पहाड़ और जो पठार और जो प्लेन एरियाज़ देखते हैं, वो सब समंदर के अंदर भी है। ठीक है, ये समुंदर की भी, भाई समंदर क्या सिर्फ पानी पानी है, उसको एक बार एक जाके बहुत गहराई में, चाहे कितनी गहराई हो, एक ना एक बार नीचे पहुंचने के बाद सतह है, ज़मीन है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें बता रहे हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जहाँ हम कृषि करते हैं, वन होते हैं, जंगल होते हैं, मानव की बस्तियाँ बनती हैं। इसके अलावा हम लोग पशु चराते हैं, घास के मैदान होते हैं। तो आप इसको ऐसे ही आसानी से लिख लेंगे। वैसे आपका आंसर जो है स्थलमंडल क्या है, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं कि पृथ्वी की जो ठोस परत है या ऊपरी जो कठोर परत है, उसको हम स्थलमंडल कहते हैं, अगर ये आपका 1 या 2 नंबर में आता है। अगर आपका ये ज़्यादा नंबर में आता है तो आप इसके एग्जाम्पल्स भी बताएंगे कि किसको किसको कहा जाता है, और इसके बाद इसके यूजेस भी बताएंगे कि हम इसके क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। तो जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, है ना। हमने आपको बताया था जीवीय मतलब जानदार, और आजीवीय जिसके अंदर जान ना हो। अब आपको यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, जैव मंडल क्या है। तो आपको पता है कि जैव मंडल का मतलब होता है कि जहाँ लोगों के लिए लाइफ एक्सिस्ट करती है, यानी कि जहाँ पे ज़िंदगी है। तो देखिए बताते हैं कि पादप यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु यानी जानवर वानवर मिलकर जो सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे हम जीव मंडल कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का सही कोण क्षेत्र है जहाँ पे जल, स्थल, वायु सब मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम बाद में जैव मंडल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो इसमें लिखा है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, यानी जो प्राकृतिक नहीं है, गॉड या अल्लाह के द्वारा नहीं बनाया। तो देखिए मरुस्थल यानी रेगिस्तान, ये भी अल्लाह के द्वारा दिए गए हैं, और ये आपका वन यानी जंगल, ये भी अल्लाह के द्वारा दिए गए हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, ताल, क्योंकि तालाब हम खुद बनाते हैं। नदी, नहर, ये अल्लाह के द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो आप कौन सी ऐसी चीज़ें जो मानवीय नहीं है। तो देखिए स्थल यानी कि ज़मीन जो है वो अल्लाह के द्वारा दी गई है। बाकी धर्म हमने बनाए हैं, समुदाय भी हमने ही बनाए हैं, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज करा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कहते हैं नहीं है, कभी कहते हैं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। अब मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा बनाया गया। तो देखिए पहाड़ अल्लाह मियाँ के द्वारा दिया गया, समुद्र अल्लाह के द्वारा दिया गया। तो क्या बचा, सड़क, है ना, सड़क हमने बनाई है, सड़क का निर्माण इंसानों ने किया है। अगला क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पर्यावरण के लिए खतरा है। पादप वृद्धि यानी पेड़ों का बढ़ना, या फसल वृद्धि यानी कि फसलों का बढ़ना, या फिर जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे जो खतरा है वो जनसंख्या वृद्धि। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी डिमांड्स बढ़ेंगी तो पेड़ कटेंगे, है ना। पेड़ कटेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे कितनी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी अभी बीच में, है ना। खैर अब तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी कुछ हद तक मामला निपट रहा है, लेकिन पहले कितनी प्रॉब्लम हो गई थी ये आप सब जानते हैं। आगे देखिए यहाँ लिखा है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। तो चलिए यहाँ आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और पर्यावरण मंडल क्या है। ठीक है, तो और नीचे अब आपको मिलाया दिया गया है, ये नीचे आपके आंसर्स हैं। ठीक है, तो पहला जो है आपका कि जैव मंडल क्या है, तो ये 4th से मिलेगा, जहाँ लिखा है कि सब जल, वायु और स्थल जो है सब मिलकर आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, वो आपका जैव मंडल कहलाता है। अगला आपका दिया वायुमंडल क्या है, तो आप बता देंगे कि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, यानी पृथ्वी के चारों ओर एक चादर सी है जो कि हवा की है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखा है कि जल मंडल क्या है, तो जल मंडल यानी जलीय क्षेत्र जो पानी वाला हिस्सा है। उसका पर्यावरण तो हम बता देंगे हमारे आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ ये आपको मैचिंग की राय दी गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं।
अब ये आपके कारण बताइए था, तो इसमें लिखा है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो अब इसका कारण बताना है, तो बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन लाता रहता है। जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं होती है उसी तरह से वो फसल उगाता है, पशु पालता है, वस्तुओं का निर्माण करता है ना, उद्योगों की स्थापना करता है। तो इस तरह से वो पर्यावरण में चेंज लाता रहता है। यातायात के साधन निर्मित करता है, नदी में बाढ़ बनाता है, और उसके बाद क्या होता है, बाद में बाढ़ आ जाती है ना। सिंचाई पर क्या करता है कि भाई सिंचाई करने के लिए और इन सब चीज़ों को अपने यूज़ के लिए, अपनी आवश्यकताओं को फुलफ़िल करने के लिए क्या करता है, इंसान पर्यावरण के साथ चेंजेस करता रहता है। ठीक है, ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि वे पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। यानी कि ये कुदरती तौर पर नहीं मिलते, हम अपने आप से ही इसमें चेंजेस करके अपने लिए इसे बनाते हैं। आगे लिखा है आपका, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्या लिखा है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आपस में एक दूसरे पर क्या है, निर्मित है और निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर है ना, आश्रित है। कैसे हैं? क्योंकि देखिए जो जीवधारियाँ हैं वो आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध करती हैं। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने आपसे कहा खाना पीना है, वो खाना पीना तो आप छोड़ ही दीजिए, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। अधिक वर्षा वाले वन, घास, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके क्या है, पाइतंत्र का हिस्सा हो सकते हैं, बल्कि हैं। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रियाकलाप एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें हम रहना चाहेंगे। ठीक है, अपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र भी बनाइए। ठीक है, तो अब आप जानते हैं, मैंने आपसे कहा कि आपका ये क्वेश्चन ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो आदर्श पर्यावरण का मतलब क्या है, ऐसा पर्यावरण जहाँ पेड़ पौधे भी हों, जीव जंतु भी हों और हम भी हंसी खुशी हों। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कार नहीं, सिंपल सी बहुत ईजी लाइफ है ना। तो देखिए इस तरह से हम एक अच्छा सा पर्यावरण का कर सकते हैं कि एक खूबसूरत सा जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हों, है ना, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो पर्यावरण को दूषित करे या प्रदूषित करे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इसका इंग्लिश मीडियम में भी मैं अपलोड कर दूँगी, और बाकी 6th के मैंने अपलोड कर ही दिए हैं, 8th के भी एक आध दिन में मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं आसानी से। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।